नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएसएम डेयरी फार्म ब्लॉग में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेयरी फार्म की शुरुआत कैसे की जाए, किन स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। सबसे पहले हम जानते हैं डेयरी फार्म हमारे यहाँ दो तरीके से होता है। एक जो हमारे यहाँ हमारे पुरखे करते आ रहे हैं, किसान भाई करते आ रहे हैं कि वो खेती के साथ साथ 2, 4, 10 एनिमल रखते हैं और उनसे पैदा होने वाला दूध बेच के कुछ आमदनी लेते हैं। दूसरा है कॉमर्शियल डेयरी फार्म, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। कॉमर्शियल डेयरी फार्म एक इंडस्ट्री की तरह शुरू होता है जिसके अंदर बहुत सारा पैसा, समय, एफर्ट, गाइडलाइंस सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, किसी भी डेयरी फार्म को शुरू करने के लिए हमें चाहिए प्रॉपर शेड। अगर हम बैकयार्ड डेयरी फार्मिंग करते हैं उसमें भी हमें एनिमल्स की सहूलियतों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि बहुत सारे किसान भाई नहीं रखते। और बहुत सारे यूट्यूब्स की वीडियोस में भी इस तरीके की चीज़ें बताई गई हैं कि शेड कोई मायने नहीं रखता, जबकि शेड बहुत ज़्यादा मायने रखता है कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग में या बैकयार्ड डेयरी फार्मिंग में। दोस्तों, शेड का मतलब है वो जगह जहाँ एनिमल अच्छे से आराम कर पाए जब परिस्थितियाँ अनुकूल ना हो। जैसे कि गर्मियों के अंदर उसको अच्छा शेड चाहिए ताकि वहाँ पे वो आराम से बैठ सके, गर्मी से बच सके, प्रॉपर वेंटिलेशन हो ताकि उसको फ्रेश एयर मिलती रहे। तो इस तरीके से अगर हम बैकयार्ड फार्मिंग भी करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और कॉमर्शियल डेयरी फार्म में तो कॉमर्शियली डेयरी शेड ही कामयाब होता है, जिसके अंदर शेड की हाइट इतनी रखी जाती है कि जो एनिमल से निकलने वाली गैसें हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना डालें। वेंटिलेशन के लिए बड़े बड़े फैंस लगाए जाते हैं ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो। छोटा किसान भी जब कॉमर्शियल डेयरी फार्म करेगा तो उसको बेसिक चीज़ों की नीड हमेशा रहेगी कि वो शेड इस तरीके से लेके चले कि फ्यूचर में उस शेड को वो मर्ज कर पाए। बहुत ज़्यादा हाई लेवल का शेड तो नहीं बनाना है, लेकिन बेसिक ज़रूरतों का ध्यान रखना है कि जैसा भी शेड वो बनाए उसके अंदर वेंटिलेशन प्रॉपर हो और एनिमल उसमें अच्छे से रह सके, एनिमल को कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज़ है डेयरी फार्मिंग के लिए ब्रीड सिलेक्शन। क्योंकि हमारा बहुत पैसा, समय, एफ़र्ट लगता है तो हमें सही ब्रीड का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। ब्रीड कोई भी लें, अच्छी लें, जिसका पेडिग्री रिकॉर्ड हमें मिल सके। ब्रीड की सिलेक्शन जो है वो किसी अच्छे फार्म से करें। अच्छे केयर वाले फार्म से एनिमल आएगा तो हमारे पास अच्छा प्रोडक्शन करेगा। दोस्तों, लोकल मार्केट से ब्रीड सेलेक्ट ना करें और ऐसी लोकल ब्रीड भी सिलेक्ट ना करें जो कि प्रोडक्टिव ना हो। अच्छी प्रोडक्टिविटी वाला ही जानवर लेना है जिससे हमें फ्यूचर में कोई समस्या ना आए। दोस्तों, इंडिया में 3 तरीके के जानवर पाले जाते हैं। एक एक्सोटिक ब्रीड्स हैं जिसमें एचएफ और जर्सी हैं, जिनको कि हम जानते ही हैं कि एचएफ वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा दूध देने वाली ब्रीड है। और उसके बाद जर्सी है जो कद में छोटी है, जिसके अंदर फैट बहुत अच्छा है और जिसकी फूड कन्वर्जन रेशो बहुत अच्छी है। दोस्तों, इसके बाद आती हैं भैंसें। भैंस फार्म में हमारे यहाँ सदियों से पाली जा रही हैं। लोग बैकयार्ड फार्मिंग में अपने घरों में भैंसें रखते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में अगर हमें कोई भी जानवर रखना है तो वो बहुत सोच समझ के रखना होगा, क्योंकि जानवर की जो खुराक है उस पे बहुत पैसा खर्च होता है। सभी चीज़ें महंगी हैं, दाना सब, फीड का रेट सब बढ़ा हुआ है, फोडर का रेट बढ़ा हुआ है। भूसा 800 से लेके 1500 के बीच में मिलता है। तो ब्रीड सिलेक्शन और उस ब्रीड की क्वालिटी हमें अच्छी ही रखनी है। तीसरा दोस्तों, जो ब्रीड हमारे यहाँ पाली जाती हैं वो देसी या क्रॉस ब्रीड हैं। दोस्तों, अगर हम देसी
ब्रीड के अंदर जाते हैं या भैंस में जाते हैं तो हमें 15 लीटर से ऊपर का जानवर सेलेक्ट करना है, और एक्सोटिक में जाते हैं या क्रॉस ब्रीड में जाते हैं तो मिनिमम 25 लीटर का जानवर होना चाहिए। तभी हम अपने डेयरी के खर्चे निकाल के उससे कुछ आमद ले सकते हैं। दोस्तों, जब हम किसी भी ब्रीड का चयन करते हैं तो वो सिंगल ब्रीड को ही हमें फार्म के अंदर रखना चाहिए। अलग अलग तरह की 2 नस्लें रखने से मैनेजमेंटल इशू आते हैं और वो अच्छे बड़े फार्मों पे भी आते हैं, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आप चाहे भैंस रखें, चाहे देसी गाय रखें, चाहे आप एक्सोटिक ब्रीड रखें, एक ही ब्रीड रखें ताकि आपके मैनेजमेंट इशू जो है वो कम हो जाएं। चूँकि एक ब्रीड को भी रखने में कैटेगरीज़ बनानी पड़ती हैं, अलग अलग एज के हिसाब से ग्रुपिंग होती है, और उसमें भी अगर आपके पास 2 अलग अलग तरह की ब्रीड्स होंगी तो वो उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। तो कोशिश करें एक ही ब्रीड रखें। दोस्तों, ब्रीड सिलेक्शन के बाद ज़रूरी है फीडिंग। एक अच्छा फीड जिसकी मदद से हम अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं, जिसकी मदद से हमारे जानवरों में बीमारियां कम लगती हैं, और फीड अच्छा होगा तो हम हाई यील्डर जानवरों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों, फीड का बहुत अहम योगदान है। एनिमल के फीड में अमूमन 2 चीज़ें हैं, एक जो है रफेज है, जो चारे हैं, दूसरा जो हमारा फीड है। दोस्तों, हमें अपने एनिमल को टोटल मिक्स राशन करके देना चाहिए। आजकल TMR वैगन भी आ गई हैं जो प्रॉपर मिक्सिंग करती हैं, तो जो भी हम अपने जानवरों को दें उसको प्रॉपर मिक्स करके देना चाहिए। दोस्तों, दाने के अंदर जो भी हम फीडिंग अपने एनिमल्स को करा रहे हैं TMR के अंदर, हमारा हरा चारा, सूखा चारा, दाना और इसके साथ नमक, मीठा सोडा, मिनरल्स आदि होने चाहिए। दोस्तों, कॉमर्शियल डेयरी फार्म में अगर हमें अच्छे से सरवाइव करना है तो हमें साइलेज के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। साइलेज के 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपको पूरे साल लगभग एक जैसा ड्राई मैटर मिलता है, दूसरा आपकी लेबर कॉस्ट भी कम हो जाती है। क्योंकि हम साइलेज साल में 1 या 2 बार ही बनाते हैं तो उसी समय पे हमारे एफ़र्ट लगते हैं, बाकी पूरे साल हम अच्छे से उसी साइलेज से डेयरी को चला सकते हैं। दोस्तों, ग्रीन फॉडर भी एनिमल्स के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो बहुत हाई यील्डर जानवर हैं उसको हम ग्रीन फॉडर पे नहीं रख पाते, क्योंकि ग्रीन फॉडर से हम उसकी ड्राई मैटर की पूर्ति नहीं कर सकते। बहुत से लोग हमारी इस बात से वाक़ियात नहीं रखेंगे कि ग्रीन फॉडर ज़्यादा बेहतर नहीं है साइलेज के मुकाबले। दोस्तों, ग्रीन फॉडर के अंदर विटामिन्स ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन ड्राई मैटर पूरे साल में फ्लक्चुएट करता है, जिसकी वजह से रूमेन डिस्टर्ब होता है। तो अगर आपको अच्छा डेयरी फार्म रन करना है तो आपको साइलेज के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। अच्छा जानवर होगा, अच्छा साइलेज होगा, अच्छा फीड होगा तो आपका प्रॉफिट कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। जानवरों को अच्छा फीड दिया आपने, अच्छा ब्रीड दिया, उसके बाद ज़रूरी है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मैनेजमेंट में हम ध्यान रखते हैं जानवरों की सहूलियतों का। हम जानवरों को उनकी एज और स्टेज के हिसाब से डिवाइड करते हैं, उनको ग्रुपिंग करते हैं। छोटे बच्चे का ग्रुपिंग अलग होता है, बड़े का ग्रुपिंग अलग होता है, काफ का अलग, हीफर का अलग, प्रेग्नेंट एनिमल्स का अलग हो गया, फ्रेशली काफ्ड एनिमल्स अलग हो गए, लैक्टेटिंग एनिमल अलग हो गए। उसी लिहाज से उनके फीड भी अलग अलग डिवाइड होते हैं। काफ स्टार्टर दिया जाता है छोटे बच्चे को, फिर गेनर फीड आता है, फिर हीफर के लिए आता है, फिर ड्राई, ट्रांजिशन, फ्रेश, इस तरीके से फीड भी डिवाइड होता है। मैनेजमेंट में प्रॉपर ध्यान रखा जाता है गर्मी, सर्दी, बरसात जो इंडिया के अंदर मौसम है उसके लिहाज से।
जानवरों को समस्याएं ना आए। अगर जानवर बीमार होता है तो उसका प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट किया जाए, वैक्सीनेशंस का ध्यान रखना जाए। ये सारी ही चीज़ें हमारी मैनेजमेंट के अंदर आएंगी। मैनेजमेंट प्रॉपर होगा तो कोई भी इशू नहीं आते। शुरुआत से शॉर्ट में बात कर लेते हैं। बच्चा है, बच्चे को 8-10 दिन की एज पे डिवॉर्मिंग करनी है, उसको अच्छा दूध पिलाना है ताकि उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं। दोस्तों 7-8 दिन की एज पे बच्चे को काफ स्टार्टर के ऊपर शिफ्ट करना है ताकि उसका रोमन अच्छे से डेवलप हो। उसके बाद 3-4 महीने के बाद वो गेनर के ऊपर जाएगा और 9-10 महीने के बाद में वो हीफर के ऊपर जाएगा। उस टाइम पे एनिमल का वेट एचएफ के अंदर लगभग 300 सवा 300 हो जाए और साल भर के अंदर उसका वेट 350 किलो के आसपास हो जाना चाहिए ताकि हम उसकी एआई करा सकें। क्रॉस ब्रीड में ये 280 से 300 केजी तक हो सकता है और जर्सी में 250 से 280 केजी तक। दोस्तों मैनेजमेंट की बहुत सारी स्टेज हैं। मैनेजमेंट के लिए भी हम हमारी सीरीज़ के अंदर बात करेंगे। अब बात करते हैं कि शेड के अंदर जो कुछ एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उसकी बात कर लेते हैं कि फ्लोर हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर फ्लोर अच्छा नहीं है तो मैनेजमेंटल इशू आते हैं। दोस्तों एक चीज़ और, जैसा कि आप फ़ोटो के अंदर देख रहे हैं, शेड के चारों तरफ ही दीवार नाली बनी हुई है और यहीं पे एक पानी का गड्ढा बना हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है, एनिमल यहाँ पर गिर सकता है, नाली में उसके पैर में चोट लग सकती है। तो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन ना करें। अगर नाली बनानी है तो उसको पूरी ढक के रखें और इस तरीके का गड्ढा हो तो कोशिश करें वो फार्म से थोड़ा सा दूर हो ताकि एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो। दोस्तों फ्लोर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्लोर के ऊपर ही एनिमल ने खड़ा होना है। उसके हूफ्स जो हैं वो फ्लोर के ऊपर रहेंगे। यहीं पे अगर स्लिपरी फ्लोर होगा तो उसको इशू आ सकते हैं। तो फ्लोर का ध्यान रखें। फ्लोर ऐसा हो कि जानवर को ग्रिप मिले। अगर जानवर को अच्छे से ग्रिप मिलेगी तो जब वो हीट पे भी आएगा, माउंट करेगा या इधर उधर भागेगा दौड़ेगा तो उसको समस्याएं नहीं आएंगी। तो ये कुछ डिज़ाइंस हैं, आप इस तरीके का कोशिश करें कि फ्लोर बने। इस तरीके के स्क्वायर जो हम बना देते हैं फ्लोर के अंदर, उससे जो है ग्रिप जानवरों को अच्छी मिलती है। दोस्तों क्यूबिकल जो है शेड के अंदर आप रखते हैं तो जानवर बरसात या अधिक ठंडी या अधिक गर्मी के टाइम पे उस क्यूबिकल के अंदर रह सकते हैं। दूसरा, इसको लगाने से जानवर ड्राई रहता है। दोस्तों ये कुछ फ्लोर्स हैं जो स्लिपरी हैं। कोशिश करें दोस्तों कि इस तरीके से फ्लोर जो है वो स्लोप दे के ना बनाया जाए। इसमें सबसे ज़्यादा शिकायत होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जानवर के फिसलने की। और 3-4 लैक्टेशन के बाद का जो जानवर है उसका शरीर भी भारी हो जाता है और उसकी बॉडी के अंदर उतना लचीलापन नहीं रहता, तो उसके स्लिप होने के और डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो कोशिश करें फ्लोर स्लिपरी ना हो ताकि उनके हूफ्स की हेल्थ अच्छी रहे, लेग्स की हेल्थ अच्छी रहे और एक्सीडेंट से आप बच पाएँ। दोस्तों इसके साथ में हमें कॉस्ट कटिंग का भी ध्यान रखना है। तो जो मैन्योर का मैनेजमेंट है उसके अंदर हम गोबर गैस का प्लांट लगा सकते हैं। इससे हमें 2 फ़ायदे मिलेंगे। हमें हमें गैस मिलेगी ताकि हम जो अपनी डेयरी के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट गैस की होती है उसको पूरा कर पाएँ। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो हमारा बिल का खर्च जो है वो कम हो जाएगा। तो गोबर गैस का प्लान ज़रूर करें अगर आप कमर्शियल डेयरी फार्म कर रहे हैं। दोस्तों इसके साथ में ही आजकल जो है इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो सोलर सिस्टम आ गए हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ भी बहुत हैं। तो कोशिश करें कि सोलर सिस्टम आप अपने डेयरी के अंदर लगवाएं। चाहे आप कमर्शियल फार्म कर रहे हैं या आप बैकयार्ड फार्मिंग कर रहे हैं तो सोलर पैनल्स आप ज़रूर लगवाएं, इससे इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी। दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारी जो सीरीज़ है डेयरी प्रशिक्षण कार्यक्रम की, आप उसको फॉलो करते रहें, उसको देखते रहें। उसमें हम
डीपली हर विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अपने डेयरी फार्म के अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।